स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए संवाद में। और इतने दिनों बाद हम लोग वापस आए हैं एक नए संवाद को लेके, एक नया मुद्दा जो कि बहुत ही इस समय ज़रूरी हो गया है उस पर बात करने। आज हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, डॉक्टर गोविंद। आज हम बात करेंगे हिंदू समाज पर हो रही एट्रोसिटीज़ पर। हिंदू अल्पसंख्यक समाज में हिंदुओं पर अत्याचार बहुत ही आम बात होती चली जा रही है, या ऐसे कह सकते हो कि इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचार बहुत ही अनकॉमन नहीं है। हाल ही में एक नया निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू नरसंहार हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। 1948 से जो अत्याचार होते आए हैं उसी के क्रम में बस एक नई कड़ी है। जो गलतियां हुई, जो राजनीतिक फ़ैसले लिए गए, बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें जो अत्याचार हुए हिंदुओं पर, उन सब के क्रम में ही ये होता चला आ रहा है। अगर हम बात करें हिंदू जनसंख्या की, जो कि बांग्लादेश में 1941 में 28% थी, 1974 में 13% रह गई, और 2022 में जो घटकर सिर्फ 8% रह गई। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, और भी जितने, जैसे हम पाकिस्तान में भी देखें तो इसी तरह से जनसंख्या घटती चली जा रही है सारी माइनॉरिटीज़ की। और ये जनसंख्या घटने का कारण चाहे आप फोर्सफुल कन्वर्जन मान लो, या उनका नरसंहार मान लो, या उन पर चूँकि इतने अत्याचार हो रहे हैं तो उसकी वजह से इमिग्रेशंस मान लो, ठीक है, उनको बाहर निकाला जा रहा है या वो बाहर देश छोड़ के जा रहे हैं। इस मामले पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस नरसंहार पर, इस जेनोसाइड पर, जो पूरे देश दुनिया में जिस तरह से चुप्पी बनी हुई है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जो कुछ भी, अगर अभी हाल फिलहाल में हमास या रफ़ा पर हुआ, उस पे जो एकदम से सारी स्टोरीज़ लगाते थे, पूरा जो मीडिया है उसको कवर करता था। लेकिन इस पर पूरे वर्ल्ड मीडिया ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है पूरी मीडिया ने, पूरा एक इकोसिस्टम एकदम से इसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल है, ये बस किसी तरह से राजनीतिक पोलराइजेशन की वजह से या कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से हो रहा है, इसमें कोई कम्युनल इसको एंगल ना दिया जाए। ये सब बातें किस हद तक ठीक हैं, क्या लगता है? हमारे देश में यहाँ जो कुछ भी होता है, कुछ हिंदू मुस्लिम क्लैश हुआ तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आरएसएस करवा रही है या फिर बीजेपी सरकार में आने के लिए करवा रही है। वहाँ तो कोई हिंदू सरकार नहीं आएगा, वहाँ तो कोई आरएसएस के ब्रांच भी मेरे ख्याल से नहीं है। इस्कॉन की है तो इस्कॉन तो वैष्णव संस्था है, वहाँ पे तो उसका ऐसा कुछ, उनका वैसा कुछ नहीं रहता है कि काइंड ऑफ कि हमको सत्ता माना है। उनका वो है कि हमको अपना हरे कृष्ण हरे राम करना है, और उसमें हाँ वो भी जोड़ते हैं, मगर उनका वो तरीका अलग होता है, उनका कोई सत्ता में आने लायक तरीका नहीं है। तो वहाँ पे आप किसको ब्लेम कीजिएगा कि हिंदू लोग जमा हो रहे थे मुसलमानों का मस्जिद लेने के लिए इसलिए हुआ? वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो साफ दिखता है कि चूँकि आप हिंदू हैं, चूँकि आप जो मोनोथिस्टिक फेथ होता है, जो वेस्ट का है, जो भी है उधर से आया हुआ है, वेस्ट से आया हुआ है, ये सब उसके खिलाफ हैं आप, या उसके खिलाफ भी नहीं, आप बस उसको मानते नहीं है। आपका ये है कि मैं अपने कल्चर को मानूंगा, उसकी सज़ा आपको ये मिलेगी, आपके साथ रेप होगा, आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। और पाकिस्तान से तो ऐसी खबरें आती हैं कि मैं तो देखता रह जाता हूँ कि वहाँ पे 2-3 बेटियाँ एक साथ ले गए, और वो बुढ़े से, मतलब कोई 60, कोई 45-50 से 16-17 साल की लड़कियों का निकाह कर दिया। तो वहाँ भी कोई ऐसा कोई हिंदू संस्था नहीं है जो जिनके कारण ऐसा हो रहा है, या जो क्या बोलते हैं पोलराइज कर रहा है। तो ये एक फेनोमेना है। यहाँ ही नहीं, आप कनाडा जाइए, वहाँ भी हिंदुओं पे हमला हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनका पॉलिटिक्स है कि हिंदू मंदिर पे हमला किया क्योंकि खालिस्तानियों का उन्होंने बढ़ावा दे रहा है। तो पॉइंट ये नहीं है कि हमला हो रहा है 1-2 जगह, पॉइंट ये है कि हमला हर जगह हो रहा है, और हर जगह बहाने कुछ ना कुछ खोज के हिंदू को ही मारा जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई हिंदू वाला 2-4 अलग देश है जहाँ पे मुसलमानों को मारा। नेपाल हिंदू देश है, वहाँ कौन मार रहा है
मुसलमानों को। वहाँ तो खैर मैं देख के आया हूँ, वहाँ पे सारे ही जितने भी हमने जैसे जो भी आप जाइए ना, वहाँ तीर्थ स्थल है, पशुपतिनाथ जाइए, वहाँ आसपास आपको कोई ना कोई मिल जाएगा मुस्लिम एरिया। वहाँ कैसे हो जा रहा है? तो ये वो एक है कि फंडिंग आ रहा है कहीं ना कहीं से, वो एक है। और अब बात आप कर रहे थे कि जो बॉलीवुड वाले हैं, उन्होंने आई थिंक जब ऑल आइज ऑन रफ़ा आया था तो सारे रणबीर कपूर सब के सब, अब नाम तो मैं कितने का लूँगा, सब के सब ऑल आइज ऑन रफ़ा, कि रफ़ा पे क्या हो रहा है कि बच्चों को मार रहे हैं। बच्चों को नहीं मार रहे, वो आतंकवादी के पिल्लों को मार रहे हैं। उनका अगर आप किसी मतलब हमास अगर कुछ करता है आपकी धरती से, उसका कुछ तो आंसर देगा ना इजराइल। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। अब जो 250 7 अक्टूबर को 250 बच्चों को ले गए थे, 250 बच्चों, मतलब बच्चों को जला दिया गया था अवन में। सोचो कोई कितना क्रूर होगा कि बच्चों को लिया और जला दिया अवन में, उसकी माँ का रेप कर दिया। उसके बाद भी उसके हमले में के उत्तर में हमला किया, तो रफ़ा में जो है सो जनसंहार हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, फिर भी जो है सो संभल में देख लो, संभल में पुलिस वाले क्यों जा रहे थे? संभल में पुलिस वाले गए कि हमको सर्वे करना है। अच्छा, ये कोई लीगल क्लेम करना कोई खराबी तो नहीं? तुम भी क्लेम कर दो कि राम मंदिर तुम्हारा है, क्लेम किए थे ना तुम, जांच हुआ, जांच में नहीं पाएगा तो नहीं हुआ। तो लीगली भी आप जाओगे तो भी आपको मारेंगे, आप संख्या में कम हो गए तो भी आपको मारेंगे। मतलब समझ नहीं आता है कि इनको मारना है, बहाना इनको नहीं चाहिए। आप ही गलती हो गलती ना हो, दे विल किल यू, एंड दे विल किल यू फॉर बीइंग अ हिंदू, दे विल किल यू फॉर प्रैक्टिसिंग हु यू आर। उनको ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ कुछ बुरा करे ना करे, वो आपको मारेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं, आप उनके फेथ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, और खासकर बॉलीवुड वाले को तो वहाँ तो कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे एक विक्रांत मैसी राम को गाली दे रहे थे। वो संदर्भ ये था कि कोठारी में नहीं, कठुआ में कुछ हुआ था, तो रेप हुआ था एक बच्ची का। वो बाद में तो वो मामला पूरा कुछ अलग ही निकला था। तो वो बोले कि मंदिर में रेप हुआ था, नया खबर फैलाया गया। तो उसमें वो बोले थे कि अगर राम जी, वो उस एक फोटो लगाया राम, सीता और रावण, और उसमें बोले कि रावण इनसे बढ़िया था, वैसा करके राम जी को। फिर वो लोग बोले थे कि नॉट इन माई नेम, कि हमारे नाम में, मतलब हम हिंदू हैं और हमारे नाम में ये सब मत करो। अभी कोई एक भी इरफान पठान हो गया, जो भी है, तो आप देख लो शाहरुख खान, वो तो नहीं बोला कि नॉट इन माई नेम। उसके कौम वाले कर रहे हैं ना, ये तो मानना पड़ेगा। वो तो नहीं, सलमान खान तो नहीं बोला कि नॉट इन माई नेम या कुछ कर। इतना इन्फ्लुएंस बोलते हैं कि दुबई में सिक्का चलता है उनका, या मुस्लिमों पे उनका राज है। एक बार बोलो, एक कॉल दो कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को, यहाँ मुस्लिमों को, कि आप हिंदुओं के खिलाफ कुछ अत्याचार मत कीजिए। ये लोग तो नहीं करें, क्योंकि जानते हैं जिस दिन ये किए उस दिन इनका भी षड्यंत्र जुदा होगा। तो ये फैक्ट है। वहाँ के उनके जो इन्फ्लुएंसर है, उनको नहीं चुल रहती है कि हमको पॉलिटिकल बातों में पढ़ना है, हमको जो है सपोर्ट करना है बिल्कुल जो जिस पे अत्याचार हो रहा है। हमारे वाले को अत्याचार अगला कर रहा हो फिर भी रहेगा कि नहीं, हमको कीड़ा रहता है कि हमको करना ही है, हमको कुछ ना कुछ देना है। तो विक्रांत में से अब पैसा जब मिलना कम हुआ, इधर से पैसा मिला, तो अब वही गोधरा पे पिक्चर बना के आ रहे हैं। वो पिक्चर खैर अच्छी थी, मगर पॉइंट ये है कि हमारे वाले को कुछ ज़्यादा चुल रहती है। लेकिन तो जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, कनाडा में भी खालिस्तानी जो कर रहे हैं, हर जगह हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, या हिंदू हम कह सकते हैं, उसमें हम मान के चल रहे हैं कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हम इनको मान के चल रहे हैं। तो क्या हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है क्या, कि सब मिलके इसको कर दो? ये कोई फैशन चलाया गया कि, या सिर्फ हिंदू बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, हर जगह उसी को अटैक किया जा रहा है? ऐसा कुछ है क्या? तो हमको दिखता है ये मोनोथीज्म वर्सेस पॉलीथिस्टिक फेथ में है। उनको लगता है कि हाँ कि पेगन है, इसको मार दो। उनके हिसाब से कि तो आप शैतान की पूजा करते हो, आप अगर सूर्य की पूजा कर रहे हो तो आप शैतान की पूजा कर रहे हो। मतलब उनका वैसा, उनको अजय बौद्ध धर्म वाले, वो तो किसी भगवान में मानते नहीं है, वो तो नास्तिक धर्म है। उसके बाद उन पर भी हमला होता है, याद है कि नहीं? रोहिंग्या मांगला म्यांमार में क्यों भगाया गया रोहिंग्या मुस्लिमों को? वो लोग म्यांमार में जो भी लोग थे, बुद्ध लोग, उन पे हमला करने लग गए। तो अब उनकी जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, तो वो लोग मार के भगाया तो हम लोग ले लिए। तो उनका ये रहता है कि कुछ भी पेगन कोई धर्म है, उसको आप जो है सो टारगेट करना। अच्छा, तो ठीक है, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड मीडिया की भी बात होगी कि वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन क्या इस बांग्लादेश मुद्दे पर भारतीय राजनेताओं की जो क्या बोलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया है, वो
उस हद तक जायज़ है क्या कि बस खेद प्रकट कर दिया, या हम लोग देखते हैं कि जयशंकर साहब की अरे बहुत ही उस दर्जे के विदेश मंत्री हैं कि अच्छी जो डील करते हैं, लेकिन क्या इस मामले में बीजेपी सरकार का जो रिएक्शन आया, बीजेपी सरकार ने यहाँ के विपक्ष का भी जिस तरह से उनके या फिर ट्वीट आया उनके जैसा रिएक्शन रहा, क्या वो ठीक है, किस हद तक ठीक है, और हम और क्या कर सकते हैं इस पूरी जो ये अभी बनी हुई है सिचुएशन, इसको टैकल करने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? भाजपा को छोड़ के बाकी जो भी पार्टियां हैं, एक शिंदे शिवसेना को छोड़ करके बाकी सब, उनसे तो उम्मीदें नहीं है। वो तो कहेंगे कि मार दो उनको, हमें कोई मतलब नहीं। उनका तो वो हो गया कि हमको यहाँ के मुस्लिमों का वोट चाहिए, इसलिए हम दुनिया में किसी भी मुद्दे पे यही प्रियंका गांधी वाड्रा कमेंट की थी ना, वो ट्वीट की थी कि रफा में बच्चों पे हमला हो रहा है। तो अगर बच्चों के पीछे अगर आतंकवादी रहेगा तो हमला क्यों नहीं होगा? हमला हो यहाँ पे, मगर एक भी कमेंट मैं तो नहीं देखा कि कोई ट्वीट किया हो कि ये गलत हो रहा है। मतलब यहाँ पे हर एक पार्टियों को वैसा है कि हमको यहाँ पे मुस्लिम वोट चाहिए और इसलिए हमको कुछ नहीं बोलना है। और भाजपा का बात रहा तो इन्होंने एक वो निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि वी कंडेम, कड़ी निंदा कब तक करोगे? तुम्हारे पास इतनी अच्छी हथियार है, अग्नि 5 है, कब बना, किस दिन यूज़ करोगे? कहीं तो यूज़ करोगे। अच्छी बात है, हथियार रखो, यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ तो करो, मतलब कुछ ऐसा करते हुए दिखो, कम से कम करो मत। मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक। एक ट्वीट आया था जब आई थिंक कहीं हमला हुआ तो एक ट्वीट आया था कि वी आर कंसर्न, वो भी कंसर्न। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ होता है तो पाकिस्तान से जाता यूएन में कि वहाँ पे अखलाक को मार दिया। अखलाक कर क्या रहा था? किसी का बटुआ चोरी करोगे तो वो तुमको मारेगा नहीं, तो ज़्यादा मार दिया, कमज़ोर था। हाँ, ये सरकारी गलती कि उसको खिलाया क्यों नहीं कि मार सह पाता, लेकिन कमज़ोर था तो मर गया। वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो दिखता है कि सरकार भी वैसा है कि एक ट्वीट कर दिया बस हो गया। वो होता है आंखों से आ जाएगा लेजर। चैड जयशंकर जी बोल दिया आई कंडेम बांग्लादेश। अब मेरे हिसाब से आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग और क्या कर सकते हैं? ये तो चलो ठीक है, मान लिया कि उनका ट्वीट नहीं आया या जयशंकर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, या विदेश मंत्रालय से एक सिर्फ प्रेस रिलीज टाइप का निकाल दिया गया कि भाई हमको बहुत ही इस पे खेद है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मतलब इसके बारे में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये करना चाहिए, हमारे ही भाई बंधुओं पे ऐसा हो रहा है? तो ऐसा क्या लगता है? बहुत दूर नहीं जाना है। अभी कनाडा के साथ जो हुआ था उसमें क्या किया, बुलाया जो हाई कमिश्नर है कि यहाँ आओ, बात किया, 2 मिनट बाद वो भाग रहा है मुँह छुपाते हुए। आप यहाँ पे बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है उसको बुलाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो तुम वहाँ मामला ठीक करो, या तो बेल दो उनको, या तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो निकलो। यही होता है ना। एक कम से कम डिप्लोमेटिक, मैं तो ये मानता हूँ और मैंने देखा भी है, डिप्लोमेसी में अगर आपको आंसर देना है तो लिख के नहीं दिया जाता कि आई कंडेम। आप ऐसा करो, हाई कमिश्नर को तलब करो, उनको डांटो, इतना डांटो कि फिर वो मीडिया में कवरेज आए और बांग्लादेश सोचे कि अगर क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ये हो गया कि आप सबसे पहले एक डिप्लोमेटिक आंसर करो, बुलाओ, करो। दूसरा क्या है, इंडियन स्टेट क्या कर सकता है? मिलिट्री ऑप्शन सबसे लास्ट होगा। आप हमला करेंगे तो और भी वहाँ के जो कटुआ है उनका खिलाफ बढ़ेगा हिंदुओं की, वो और ज़्यादा हमला करेंगे, बहाना मिल जाएगा कि ये इंडिया के एजेंट है, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? तो जब शेख हसीना की सरकार थी, चूँकि 1971 में जो हुआ था वो इंडिया के सपोर्ट में था, तो शेख हसीना का जो सरकार चल रही थी उस समय जो बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया कि हम लोग यहाँ से रॉ कपास, जो भी मारसा वगैरह में रॉ कपास होता है, रॉ कॉटन, वो भेजते हैं उनको, और वो उन्हीं से धागा बना करके, उन्हीं से टेक्सटाइल बना करके बेचते हैं, हम ही को बेचते हैं। और उनका ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल में ही है, वो अमेरिका भेजते हैं, चीन भेजते हैं, जो भी है, तो वहाँ से वो पैसा कमाते हैं। तो द बेसिक जो हम कर सकते हैं कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट जा रहा है उसको बैन कर देंगे। बैन नहीं करना है, टैरिफ लगा देंगे, जैसे अमेरिका ने किया। 40% या 25% टैरिफ लगाएगा मैक्सिको, कनाडा और कोई एक देश था चाइना पे। हाँ, तो ये बेसिक भाई कॉमन सेंस है। कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है कि क्रांतिकारी काम करना है, जो सब कर रहे हैं वही करो, लगा दो टैरिफ। दूसरा मैं एक देख रहा था ट्वीट था किसी का कि जो जूडियो वगैरह है वो हर जगह जो सस्ती बेचते हैं कपड़ा या फिर महंगा भी बेचते हैं, वहाँ भी जो कपड़ा रहता है वो आता है बांग्लादेश से, जो इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बोलो कि तुम ये वहाँ से प्रोक्योर करना बंद करो। इसका 2 फायदा होगा, यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारे में जॉब का तो दिक्कत है, वो जॉब का दिक्कत सॉल्व होगा,
ठीक है, हमारे जो देश में जो दिखते हैं जॉब का वो सॉल्व होगा, प्लस हमको जैसे एक जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनको समझ आ जाएगा कि नहीं, हम उनसे अगर आग दिखाएंगे तो दे हैव देयर आंसर प्रिपेयर्ड, वो आएंगे और मेरा धंधा बंद कर देंगे। और पैसा से दुनिया समझता है, ठीक है, ये करेंगे। दूसरा क्या है कि अभी अडानी जो है सो बिजली देता है, अडानी की कंपनी वो बिजली देती है बांग्लादेश को, और जो नेपाल जो देता है बिजली बांग्लादेश को वो थ्रू नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ऐसे जाता है। तो हम दो काम कर सकते हैं। पहला बात कि अडानी का बहुत सारा पैसा, मतलब हमको लगता है कुछ करोड़ मिलियंस में है, 300 या 400 मिलियन ऐसा कुछ मिलियन डॉलर, उतना पैसा बकाया है। बोलो वहाँ से जाएगा कि चिट्ठी जाएगा कि हमको पैसा 1 हफ्ते के अंदर दे दो, महीने के अंदर दे दो, वरना बिजली बंद कर देंगे, बिजली बंद कर दो। दूसरा, नेपाल को बोलो कि जो तुम बिजली एक्स्ट्रा बना रहे हो वो हम खरीदेंगे देंगे। हमारे भी अब तो खैर गांव में आने लगा लाइट बहुत ज़्यादा, मगर जो मान लो 24 घंटे नहीं आती, अभी भी 15 घंटे आती है, 12 घंटे आती है, अब उसको 24 घंटे के लिए तुम वो बिजली खरीद लो। पैसा तो है ही ना, इतना बोलते हो फॉरेन एक्सचेंज इतना है 600 बिलियन डॉलर, वो कब यूज़ कब करोगे, वो करो। बिजली काट दोगे तो बिना बिजली के उनको समझ में आ जाएगी, जब फ़ोन नहीं चलेगा तो जो सारा ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग जो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनको IPL में महंगे महंगे दामों पर खरीदते थे, इस बार शायद नहीं खरीदा है, वो अच्छी बात है, वो सब बंद करो। मतलब जो धंधा है कुल मिला के उनके इकॉनमी पे ऐसा चोट मारो कि वो भीख मांगते दिखे, और इकॉनमी जब जाएगी तो देखते हैं उनको कौन सा IMF। अच्छा, अगर हम लोग उनकी इकॉनमी तोड़ देंगे तो अगला आ रहा है ट्रंप उनको IMF में डील नहीं दिलवाएगा, लोन नहीं दिलवाएगा, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तीसरा ये आता है कि सोशियो कल्चरल जो एक अभी हम लोगों में है कि बंगाल में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं बांग्लादेश के, उनको बैन कर दो, वो तो वीज़ा देते हो तुरंत, उनको बैन कर दो, ताकि वो ना यहाँ से पढ़ के जाते हैं और यहीं को गाली देते हैं। एक ढाका का जो कॉलेज है उसके बाहर मतलब जो चलते हैं उसके बाहर इंडिया का झंडा लगा दिया गया है, लोग उस पर चल के जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम जो है सो वैसा इंडिया की इज्जत नहीं करते। इंडिया चाह लिया तो तुमको समेट लेगा, बंगाली खाड़ी में तुम निकल नहीं पाओगे, तुम्हारा जहाज नीचे कैसे जाएगा। तो ये सब एक बार करना नहीं, कुछ बस दिखाना, बस उसको बताना, याद दिलाना फ़ोन करके। एक बार मोदी कॉल करें कि साहब ऐसा ऐसा मामला देख लो, ये करेंगे तो फिर रोते रहना। उसके बाद तीसरा ये है अपना कि कम से कम यहाँ के नेताओं को खुल के एक स्टेटमेंट देना चाहिए, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि जयशंकर ये दे कमेंट कि हम कुछ कर देंगे, ऐसा बोले कि हम कंसर्न है, और टाइम दे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर शांति नहीं बहाल हुई, तो फिर हम अपने ये बोलना होता है कि और बाकी तरीके अपनाएंगे और बाकी तरीके बात बढ़ाएंगे। UN में जाके बोलो, कश्मीर का बात तो हर दिन बोलता है UN में, एक बार ये भी तो जाके तुम बोलो ये बात। तो हमारे नेताओं को समझना होगा कि ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा इसका। आपने ट्रंप की बात की कि ट्रंप आएगा, जब हम उसकी इकोनॉमी पे चोट करेंगे तो ट्रंप के आने से और भी उसमें हमारी तरफ प्लस ही जाएगा। तो इस पे आते हैं कि जो ये हुआ रिसेंटली, ये जो नरसंहार है, जो ये एकदम से बढ़ा, एकदम से मीडिया में आया, ये हुआ उसका जब तख्ता पलट हुआ, ठीक है, जब मोहम्मद यूनुस आया, ठीक है। तो क्या ये जो तख्ता पलट था बांग्लादेश में, ये रिलेटेड था किसी, जब हम बात करते हैं डीप स्टेट की, उससे रिलेटेड था? क्या अब जो ट्रंप आएगा, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? क्या ये पॉजिटिव की तरफ होगा, अच्छा होगा हमारे लिए, या और ख़राब होगा? क्या लगता है? इसका एक मतलब आज से करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की, साल भर तो कम से कम हो ही होंगे। शेख हसीना का एक आया था स्टेटमेंट कि हमको अमेरिका से कॉल आया है, मतलब उसने नाम नहीं लिया था, उसने ये बोला था कि हमको किसी बड़े देश से कॉल आया है कि एक क्रिश्चियन कंट्री उनको कार्व आउट करना है, सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश, सम पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वही मेघालय वगैरह, उस पार्ट को कार्व आउट करके एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है। और दूसरा वो मांगता कि हमको तुम कोई मिलिट्री बेस चाहिए था, वो दे दो, वरना नहीं दोगे तो कुछ हम करेंगे, कुछ और उपाय खोजेंगे। तो उसने ये बात बोला था आई थिंक इलेक्शन के बाद, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुआ, शेख हसीना जीती, उसमें भी अमेरिका का वो आया था कि वहाँ पे अच्छे तरीके से इलेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान पे उनका ये कहना था कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, जिसमें द मेन लीडर ऑफ अपोजिशन और वन एंड ओनली इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। अभी भी उसके लिए इस्लामाबाद के सड़कों में मार हो रहा है कि उसे छोड़ो। तो वो था ट्रांसपेरेंट और बांग्लादेश का ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो ये दिखाता है। अच्छा, तो ये सब कहानी, अच्छा इसको बल कैसे मिलता है इस थ्योरी को? पहले लोगों को लगा कि यार वो शेख हसीना अपने पावर के लिए बोल रही है। फिर वो एक आता है कि जो मेघालय के मेघालय के जो CM है वो जाते हैं अमेरिका, किसी वही क्रिश्चियन वाला कोई ग्रुप में, वो वहाँ बोलते हैं कि हमको अपने मीज़ो के लिए अलग देश चाहिए।
तो तार जुड़ता है कि अच्छा एक कहीं ना कहीं बात चल तो रहा है कि क्रिश्चियन देश का, तो एक रीज़न वो होता है उसके लिए। दूसरा क्या है कि मिलिट्री बेस का कारण है, अभी तक मिला नहीं है, मगर ये तो प्रोबेबल है कि अगर मोहम्मद यूनुस रह गया तो मिल जाएगा मिलिट्री बेस उनको, ये दुकान है। तो मतलब इससे पता चलता है कि इन्वॉल्व तो है अमेरिका वाले। अच्छा अब एक बात है कि जो ट्रंप के आने से क्या बदलेगा, तो ट्रंप मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसने वैसा एक कमेंट किया तो था कि हिंदुओं बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसने कमेंट किया था, वो जानता तो है, मगर पॉइंट ये है कि वो इस पर क्यों कुछ करेगा, वो हिंदू तो है नहीं। मगर एक फ़ायदे की बात यह है कि जो उसकी हेड ऑफ इंटेलिजेंस है तुलसी गाबार्ड, वो इस्कॉन, आई थिंक वो इस्कॉन से जुड़ी है और वो वैसी है, मतलब काइंड ऑफ वो मतलब जन्म से वो हिंदू है और उसके माँ बाप पहले क्रिश्चियन थे, उसकी माँ खासकर, और उसने बाद में हिंदू धर्म को अपनाया और वो इंडिया से उसका कोई रिलेशन नहीं, वो वहीं की है। तो मतलब एक वो है कि मे बी वो कुछ भी अपने हिसाब से CIA से FBI से कुछ भी ट्राई करे करने को, मगर उससे भी उम्मीद ज़्यादा नहीं है। पॉइंट ये है कि लेकिन ये है कि अगर हम लोग कुछ करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो ट्रंप मना नहीं करेगा। ट्रंप ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी तरफ से ये आप पे होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही बोल चुका है कि मोदी बहुत बड़ा लीडर है और वो था ना कि वो अपने देश को बचाना जानता है, तो ही विल सपोर्ट ओनली। तो पॉइंट ये है कि डीप स्टेट इन्वॉल्व है, इसके बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और बहुत सारे दिखते भी हैं कि हाँ वो पॉसिबल है। और चलता है कि ओबामा और बिल क्लिंटन, इन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर है मोहम्मद यूनुस के साथ, क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट था उस पर इसको मिलता है 2006 में, शायद 2006 में, हाँ नोबेल प्राइज़ मिलता है इकॉनमी में, ठीक है। उसके पहले से भी वो जो काम करता जा रहा है वो हमेशा US फंडेड होता था, US से फंड आता था और वो उस फंड को देता था। और इसको मिला है किसमें, जो उसको मिला है नोबेल प्राइज़, उसको मिला माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट के लिए। मतलब ये कि छोटा सा ग्रुप बनाओ, जो हमारे में शायद वो होता है ना कि सहयोग ग्रुप्स बनते हैं जिसमें सब पैसा जमा कर रहा है और छोटा लोन जो है सो बिना किसी इसके, जब मान लो ज़मीन आपके पास नहीं, फिर भी आपको बिना ज़मीन का वो कागज़ लिए आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, वैसा करके उस पर उससे मिला था। तो बाद में ये भी पता चला कि उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं है, पॉवर्टी उससे कुछ गया नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक फेज था कि उस बहाने उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। चलो मान लो उससे कुछ बदला भी होगा, मगर एक रिलेशन हमेशा से है, क्योंकि अमेरिका का में भी एक सामान दिया गया था जिसमें ओबामा उसको दे रहा सामान, और जब ट्रंप आया था तो भी मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ बातें बोली थी कि ये लीडर अच्छा नहीं है, ये वो जो भी है, तो एक दिखता है। और मुझे जो जितना पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मोहम्मद यूनुस से मतलब पर्सनल लेवल पे भी कुछ ग्रज है, मतलब वैसा है कि कुछ अनबन तो है। तो हो सकता है कि वो सबक सिखाने के लिए इंडिया को कुछ मना न करे, ऐसा नहीं कि अमेरिका हमारे लिए कुछ करेगा, बट वो एक्ट ऑफ कमीशन नहीं, एक्ट ऑफ ओमिशन होगा कि तुम कुछ कर रहे हो, हमको नहीं पता, तुम कर दो, वैसा है कि हम कुछ तुम पे स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो आई होप कि अगर ट्रंप के बाद कुछ अच्छा ही हो। आपने पहले इस्कॉन की बात की, तो हाल ही में जो हुआ है ना बांग्लादेश में, इस्कॉन के चिन्मय दास, उनकी गिरफ़्तारी हुई। उनकी गिरफ़्तारी के पीछे का रीज़न ये था कि हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए थे आवाज़ उठाने के लिए, और उसी बीच में ये पॉइंट था उन लोगों का कि जो भगवा झंडा है वो बांग्लादेश के झंडे से ऊपर लहराया गया, इस वजह से। और चूँकि उसमें पूरे में मूवमेंट को लीड चिन्मय दास ही कर रहे थे, जो कि उस समय इस्कॉन के हेड होंगे, तो इसलिए उनकी गिरफ़्तारी हुई। इस पर बहुत बवाल मचा, और उसमें एक इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट है कि जो चिन्मय दास को डिफेंड कर रहा था लॉयर, वो मुस्लिम लॉयर था। तो उस मुस्लिम लॉयर को भी मॉब ने, जो उनका कोर्ट है उसके बाहर, उस मुस्लिम लॉयर को भी मार डाला, ठीक है। तो ये किस हद तक क्रूरता है कि उनके ही अपना एक आदमी अगर सामने वाले हिंदू समाज के लीडर को डिफेंड कर रहा है तो उन्होंने उसको बाहर मार दिया, किस लेवल की क्रूरता है। और इस पर क्या कहना चाहेंगे कि झंडा ऊपर कर दिया तो उसके लिए उनको जेल में डाल दिया। ऐसे तो यहाँ पे कितनी रैलियाँ होती हैं जिसमें जो झंडे हैं वो भारत के झंडे से ऊपर लगाए जाते हैं, या भारत के झंडे नहीं लगाए जाते हैं, बहुत लोग लगाते भी नहीं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहला बात जितना मुझे पता है कि वो जो था ना, वो जो लॉयर था मुस्लिम, वो स्टेट की तरफ से था, वो स्टेट को डिफेंड कर रहा था, मतलब वो स्टेट की तरफ से था, वो चिन्मय दास के लिए नहीं था। तो उन्होंने अपने आदमी को मार डाला, क्योंकि उनके लिए एक बार मुंह में खून लग गया तो फिर क्या अपना क्या पड़ाया, वो दे आर लाइक कि 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक मार देंगे, उनके लिए इशू नहीं है। तो ऐसा कुछ है कि वो जो है सो स्टेट का ही था। दूसरा हिंदू लॉयरी को है जो चिन्मय दास का है, वो हिंदू लॉयरी है। दूसरा कि अगर इस बहाने पे अगर आप
कत्ल करने लगो या जेल में डालने लगो कि झंडा ऊपर था झंडा नीचे था, तो ऑन लाइव टीवी कितनी बार पूछा गया है कितने एक विशेष धर्म के लोगों से कि आपकी मजहबी किताब ऊपर या हिंदुस्तान का संविधान ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरा मजहबी किताब ऊपर। तो क्या उनके हिसाब से भीड़ को इजाज़त दे दिया जाए कि उसको मार डालो, और मार डालो उनके ही तरीके से, पत्थर फेंक के मार डालो, नोच के मार डालो, पीट के मार डालो? फिर अगर ये इजाज़त है तो फिर हम भी अपने समाज में फैलाते हैं कि फिर ऐसा ही किया जाए, क्योंकि फिर हम भी कानून के पास ही जाएंगे ना। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कोई भी अगर धार्मिक संगठन का कोई संस्थान कोई अगर रैली कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उसका झंडा अपना ऊपर होगा, क्योंकि ये बहुत, हम लोग जहाँ भी 2-3 धर्म एक देश में है, वहाँ भी एक धर्म का अपना रहता है कि जो मेजॉरिटी में वो अपना धर्म को जो बचाता है, मगर अगला धर्म वाले को भी अपना पूरा हक है कि वो अपना झंडा ऊपर रखे, नीचे रखे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर लेकिन उस बहाने से आपको काम करना है, तो फिर अगर आप वहाँ 20 करोड़ 15 करोड़ आबादी है उनकी, तो यहाँ भी 20 करोड़ है, तो फिर उसी बहाने फिर यहाँ भी शुरू कर दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात कारण है। और लेकिन चिन्मय दास के ऊपर जो भी आरोप है वो बहुत ही हास्यास्पद है कि वो जो है सो क्या था कि बांग्लादेश के स्टेट के खिलाफ भड़का रहे थे। स्टेट के खिलाफ हिंदुओं को क्यों भड़काएंगे? वहाँ पे 1-1.5 करोड़ हिंदू हैं, आप 15-16 करोड़ आपकी आबादी है, और 8% हिंदू, यहाँ पे 80% हिंदू अपना बचाव कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे 8% क्या कर लेंगे? तो वो एक बहाना था। और इसमें कारण मुझे जो लगता है कि मोहम्मद यूनुस के साथ जो था, जो उसको जो सत्ता पे बिठाने के लिए जो उसे कू में जो सपोर्ट किया था, जमात इस्लामिया जो वहाँ का है, और खालिदा जिया की कोई एक पार्टी है, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, खालिदा जिया की पार्टी जो है सो कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम, वो दोनों जो है सो वैसा है कि प्योर इस्लामिक की सरिया लगा दो टाइप्स लोग हैं वो लोग। तो अब उनके सपोर्ट में सरकार में बैठ गए, तो अब वो भी तो बोलता हूँ कि दादा हमारे लिए कब करोगे? तो ये भी है कि वो बोले ठीक है कर लो, लेकिन फिर वो लोग भूल रहे हैं कि उनके ऊपर भी कोई है, तो समय बदलाएगा। तो ठीक है, ये पिछले ये तो होता आ रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं कि हिंदू समाज पे अत्याचार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इस पे तो खैर आपने बोल दिया, लेकिन इसकी अगर जड़ में भी जाएं तो एक तरह से हमेशा हम लोग इस पे बात भी कर चुके हैं पहले कि ये सब नेहरू और कांग्रेस उस समय के लीडर्स की गलती थी, सबकी तो नहीं थी। लोगों ने समझाने की कोशिश की, लोगों ने पत्र लिखे उसको कि भैया ऐसा मत करो। और ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये तो 1948 में ही शुरू हो गया था, ठीक है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब ये उसमें हो रहा था तो वो है ना कि सरदार पटेल ने लेटर लिखा था नेहरू जी को कि या फिर जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको यहाँ पे बसाया जाए, उनसे मांगा जाए कि भाई या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी ये लिखा था उनको कि या फिर उनसे मांग लो कि 1/3 या जो भी है कि ज़मीन बांग्लादेश की थोड़ी मांग ली जाए और वहाँ पे जो वो हिंदुओं को निकाल रहे हैं वहाँ पे उनको बसाया जाए। या नहीं तो आखिरी ऑप्शन उन्होंने ये भी रखा था कि नहीं तो हमको अपनी सेना वहाँ भेजनी चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र है और सरदार पटेल ने भी यही कहा था कि उनको बसाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं बसा रहे हो तो एटलीस्ट ये करो कि जो आ रहे हैं अगर उससे दिक्कत हो रही कि बसाने में आपको लग रहा है कि नहीं, वैसे ही उस समय हमारी इकोनॉमी उतनी, हम लोग तुरंत ही आज़ाद हुए थे, तो यहाँ के मुसलमानों को एक्सपोर्ट किया जाए। मतलब एक्सपोर्ट क्या, मतलब समझ रहे हो ना, कि बांग्लादेश में भेजा जाए जितनी संख्या में हमारे हिंदू भाई यहाँ आ रहे हैं। उसके जवाब में भी नेहरू लिखते हैं कि नहीं, इससे जो हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिमों में जो सौहार्द की भावना बढ़ी हुई है 1948 में, हाँ, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ये आता है कि ठीक है, उसके बाद वो नेहरू खुद वो लेने गए, क्या बोलते हैं, जायज़ा लेने गए, जो शरणार्थी कैंप बने हुए थे बंगाल के बॉर्डर पे, वहाँ जायज़ा लेने गए। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ से जब लौट के आए तो एक पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब मैं गया शरणार्थियों के कैंप में तो वहाँ की जो मैंने देखा कि औरतें थी वो गहने पहने हुए थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो हिंदू भगाए जा रहे हैं उनको विद रेस्पेक्ट भगाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ये
इस लेवल के स्टेटमेंट देना पार्लियामेंट में कि नहीं नहीं तुमको घर से भगाया जा रहा है लेकिन बहुत आराम से कि हाँ ठीक है निकल जाओ, तो इस तरह के स्टेटमेंट देना, तो ये क्या पूरा एक चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान ये बनना हो, चाहे मेन अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान है वो बनना हो, या कश्मीर का मुद्दा, हम लोग नेहरू की गलतियों को नहीं गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये एक फेलियर था, जो कि हम मान के चल रहे हैं फेलियर था, लेकिन किस हद तक ये सिर्फ नेहरू और कांग्रेस की गलती है, इसमें और भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि गांधी को या किसी और को? नेहरू की गलती तो हर जगह होती है। अगर इंडिया में कुछ कांड हुआ है तो नेहरू में उस गलती ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर फिर ये होता है कि कब तक रोते रहेंगे कि नेहरू की गलती थी। नेहरू का तो है पूरी एक बार तो ये होना चाहिए कि कोई आदमी किताब लिखे जिसमें उनकी सारी गलतियों के नंबर 1 2 3 4 करके गिना दो, वो बात खत्म हो गया। उनकी गलती तो थी, वो तो सभी जानते हैं कि नेहरू की गांधी की, तो गांधी तो नोआखली में जाके हिंदुओं को बोल रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी को रेप कर रहे हैं, तुम छोड़ दो। फिर गोपाल पाठा आता है, एक गोपाल पाठा पूरे कोलकाता में जब उठा उसने सारा दंगा शांत कर दिया, एक ज़्यादा देर नहीं लगा। पॉइंट वो वहाँ भी जाके वही रो रहे हैं कि नहीं नहीं पत्थर खा लो, मत मारपीट मत करो। वो आदमी पता नहीं धोती पहन के क्या क्या कर दिया, वो बात नहीं है। बात यह है कि अभी ये स्टेट को क्या गांधी हाथ पकड़ के बैठा कि नहीं मोदी जी आप कुछ, मोदी जी मेरी कसम आपको, आप कुछ नहीं करेंगे। मोदी बैठा कुछ है फैसला लो। अब कोई कांग्रेस में नहीं है पावर में कि अब ये कह सको कि कांग्रेस ने ही तो बंटवारा किया ना, इंदिरा गांधी ने किया ना। तो पॉइंट ये नहीं है कि जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब उस पर सिर्फ बातें कर सकते हैं, उससे कुछ हो नहीं सकता। और ये पूरी दुनिया जानती है कि नेहरू किस तरह से हिंदू घृणा से भरे हुए थे, इसमें कोई नया नहीं है। वो बंदा की भारत की खोज किताब पढ़ लो, वहाँ में उसने शिवाजी को बोला गया है रैट कुछ करके, पहाड़ी चूहा ऐसा कुछ। मतलब उस बंदे को तो संविधान के हिसाब से ये नाम देना चाहिए कि ही वॉज ब्लैक डॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब शिवाजी को, जिसके नाम पे कोई मतलब जिसने किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, उसने सिर्फ अपनी रक्षा की और वो हमेशा मतलब को जो भी उसके शरण में आया उसको सपोर्ट किया, उसके लिए भी ऐसे शब्द उसने बोले, तो उसको तो सब जानता ही है। पॉइंट ये है कि हमारे देश वाले अब क्यों उसको लेकर के रोते हैं। अब कुछ आगे बढ़ो, जो तुम्हारे हाथ में सत्ता है उससे यूज़ करो। मेरे हिसाब से जैसे आपने भी पॉइंट बोला कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे जो बोला कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोकते हैं, उससे अगर हमारे यहाँ भी जॉब बढ़ेंगी और उनकी इकोनॉमी पे भी एक धक्का लगेगा, तो ये तो लॉन्ग टर्म वाला गोल हो गया। शॉर्ट में भी आपने बोला कि भाई वो तो लॉन्ग टर्म बात हो गई कि हमारे यहाँ जॉब बढ़ेंगी, वो सब वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर अब जब बैन हो जाएगा ना कपास का जाना, तो कितने महीने का कपास वो रखे होंगे, 10 दिन 7 दिन 1 महीना कपास तो उनका तुरंत खत्म हो जाएगा। ये 2 महीना भी नहीं लगेगा इसको आने में रिजल्ट कि वहाँ पे धागा खत्म, तो अब बुनाई होगी किससे। ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये विदिन 1 मंथ टू 2 मंथ में इसका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, उसके अलावा भी जैसे बोला ना पॉइंट कि जो सोशल एक्सचेंज हो रहा है कि वहाँ के क्रिकेटर्स आते हैं हाई रेट पे खरीदे, उसमें IPL में खेलते हैं, उनकी बोली लगती है, या स्टूडेंट को बहुत ही जल्दी वीज़ा मिल जाता है, उनको पढ़ने का यहाँ पे वो भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो सोशल एक्सचेंज हम लोग उनसे पहले बंद करें, जैसे हमने पाकिस्तान से बंद कर रखे हैं। और जो इमीडिएट रिसोर्सेज जैसे आपने बात की, एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं नेपाल के थ्रू आती है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो मिलिट्री वाला ऑप्शन है वो भी क्या यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे लास्ट होगा। ऐसा है कि आपको बॉम्बिंग नहीं करनी उनकी। हाँ, आप ऐसा करो, जो बे ऑफ बंगाल का जो पूरी वो है वो चोक कर दो। हमारे पास अंडमान द्वीप में अपना वो है आर्मी बेस है, और यहाँ पे तो अपनी कोस्ट पे पूरी है ही, आप ब्लॉक लगा दो। लेकिन मेरे हिसाब से इस जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी माहौल बना हुआ है इसको लेके, वैसे ही हर जगह वॉर छिड़ी हुई है, तभी तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। बांग्लादेश को कौन जानता है? मेरे हिसाब से उसमें एक्सटर्नल फिर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही मान रहे हैं कि जो तख्ता पलट हुआ है उसमें ऑलरेडी उसका हाथ है, तो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है इस वजह से कोई मिलिट्री टाइप कोई एक्शन, वैसे सशस्त्र कोई एक्शन या वैसे बयान नहीं दिए गए बाहर बीजेपी की तरफ से, ऐसा मानते हैं? वैसा कुछ नहीं, इन्होंने किसी मुद्दे पर कभी कोई बयान दिया ही नहीं है। ये मतलब वो वैसा होता है ना कि आप जिस नाम पे सत्ता में आते हैं बस वही नहीं करते, उसके अलावा सब कुछ करते हैं। आप बस रोड बनाइए, बस हमको लगता है मेरे घर के अंदर भी रोड बना ही दो, एक बस रोड बनाओ तुम, और कुछ नहीं करना इनको। ये कहते हैं कि तुम सोए हुए, तुम जब सो उठोगे तो तुम्हारे कमरे के नीचे से रोड जाएगा, कुछ उसके अलावा करना ही नहीं है इनको।
नहीं, लेकिन खैर इसी पॉइंट पे हम लोग आगे बात ये सवाल पूछते हैं अंतिम की ओर कि जो खैर 20 सालों से यहाँ पे कह सकते हो कि प्रो हिंदू सरकार है। भारतीय राजनीति में गत 20 वर्षों में जो चेंज हुए हैं, जो समाज में चेंज हुए, समाज अब कम से कम तो दिखावा तो करता है प्रो हिंदू होने का, या जो संस्कृति को लेके हमारे जैसे युवा थोड़े से जागरूक हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये जो चेंज आया है ये पॉजिटिव चेंज है, इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है कि नहीं, या ये जो 20 साल की राजनीति है या आने वाली राजनीति है, ये किस हिसाब से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे हिंदू संस्कृति के लिए? क्या लगता है? मतलब जितना मैंने समझा है इस बदलाव को, पहले दशक में 10 साल 2004 से हटा दो, 2004 से 14 सरकार कांग्रेस का था। कांग्रेस यूपीए, मतलब वो सिर्फ कांग्रेस अकेले नहीं था, कांग्रेस के साथ बहुत सारे दल थे। और उसके बाद फिर भाजपा आती है 2014 से 24। इसमें बदलाव हुआ है। सबसे बेसिक मैं बात ये कहूँगा कि मुझे याद है अभी भी जब लाइक 2004-5 में 6-7 में जब मैं बच्चा था, तो मेरी मम्मी कहानी बताया करती थी कि उस समय जब गांधी जी को गोली मारी गई थी माननीय गोडसे जी के द्वारा, तो उस समय गांव में ऐसे कविताएं थी कि हमारे लोकल भाषा में कि गोडसे को कर्ज देते हुए कि उसने मार दिया गांधी जी को। और कट टू 2024 जब मैंने 2019 जब मैंने वो बुक पढ़ी थी कि मैंने गांधी को क्यों मारा, तो कम से कम हमारा युवा ये तैयार है कि एक बार सुन लेते हैं उसने क्यों मारा। एंड जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, ही हैज़ इनफ रीजंस, मारा गलत किया, क्योंकि हिंसा उसको एक्सपोज करना चाहिए था, पब्लिक में आता। मगर वो भी बात है कि मीडिया उस समय नेहरू जी के कंट्रोल में थी, मगर फिर भी ठीक है उसने मार दिया, गलती थी, मगर मारा तो मारा था। पॉइंट ये है कि अब के युवा उसको एक बार सुनते हैं, हाँ एक बार सुनते हैं कि गोडसे ने क्या बोला। वी आर ओपन टू एवरीबडी कि हाँ एक बार सुन लिया। उसके ये तो आया आपका विचार में जो बदलाव आ रहा है। दूसरा बात ये है कि जो लॉ 2004 से 24 में, 4 से 14 में बनाए गए थे, कॉम्युनल बिल 2011 का था आई थिंक, उसमें था कि कहीं भी हमला होता है, कहीं भी दंगा होता है दो गुटों में, तो द कल्प्रिट विल बी मेजॉरिटी कम्युनिटी। इसका ये मतलब है कि अगर कश्मीर के मुस्लिम मोहल्ले में अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, जहाँ पे मान लो 50 मुस्लिम परिवार और एक हिंदू परिवार है, उसमें द कल्प्रिट विल बी वन हिंदू फैमिली, क्योंकि पूरे देश में हिंदू मेजॉरिटी में है। कितने महान लोग थे वो। तो कम से कम वैसे बिल्स नहीं आते हैं। वक्फ बोर्ड को 2013 में कुछ संपत्तियां यूं दे दी गई थी, आते आते खत्म होते होते 2013-14 में, तो वो सब नहीं हुआ कम से कम। पॉइंट ये है कि अब कम से कम देयर इज नो एक्ट ऑफ कमीशन अगेंस्ट हिंदूज। अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि नया कुछ कर दिया जा रहा है। हाँ, अब नहीं क्या किया जा रहा है, तो बस बातें हो रही है वक्फ पे मैंने सुना है कि अब 2025 के विंटर सेशन में होगा। वोट ले लिया महाराष्ट्र में उस पर और कार्रवाई उसका, मतलब एटलीस्ट यू आर टॉकिंग। समझ में आता है कि आप राम मंदिर पे बात किए। और पता अब मुझे समझ में आता है कि राम मंदिर का कितना बड़ा स्कोप था। हम लोग तो उसको हल्के में लेते थे। राम मंदिर बने हुए आई थिंक 4-5 साल हुआ है, और अभी संभल में सर्वे हुआ, अजमेर शरीफ पे वो हो गया कि मतलब याचिका दायर हुई कि उसका वो हिंदू टेम्पल था उस पर उसके भी सर्वे हो, उसका भी एक्सेप्ट कर लिया गया याचिका। और आई थिंक भोजशाला पे भी चल रहा है, और ज्ञानवापी पे तो सर्वे हो ही चुका है। हाँ, और मथुरा पे भी आई थिंक बात होगा, ऐसा कुछ मैंने सुना था कि कहीं दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग। मतलब पॉइंट ये है कि एक मंदिर बनने से 5 मंदिर का पॉइंट खुल गया। अब समय लेगा 20 साल 30 साल, पॉइंट वो नहीं। पॉइंट ये है कि कम से कम वी आर टॉकिंग, लेकिन इतना धीरे हो रहा है, तब तक शायद हम नहीं रहेंगे, या फिर उससे पहले ही अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुस्लिम का आबादी 30% पहुंच गया, तो तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये है कि आप जल्दी करें, कर रहे हैं मगर जल्दी करें। तो हम लोग इसको संवाद को ही ख़त्म करते हैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ कि हाँ ठीक है, इसको मानना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में भले ही मीडिया चुप है इस बात पे कि हिंदू अल्पसंख्यक समाज में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद से थोड़ा सा ये हवा बदलेगी और लोग इसको मानेंगे, क्योंकि इसके लिए हम ही लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आपको कुछ कहना है आखिरी में? 2 शब्द। जितना मैंने इन सब चीज़ों से सीखा है कि आप कम से कम आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसा बिहेवियर सोचो कि जब भी आप ऐसे कोई न्यूज़ आता है, आप कम से कम इतना सोचो कि मैं कोई मेड इन बांग्लादेश सामान नहीं खरीदूंगा। इतना ही करना, बहुत ज़्यादा आपको उनकी तरह तलवार लेके नहीं निकलना है, वो पॉसिबल नहीं। हम लोग अच्छे काम करते हैं, हमारा अपना काम है, हमारा अपना जो धर्म है वो निभाना है, तो मेड इन बांग्लादेश सामान नहीं खरीदना है। और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप जो एक लेफ्ट का एजेंडा था उसमें कूदना नहीं है कि उस एजेंडे में कूद के हाँ वो गलत होगा। दोनों पक्ष को सुनना है, फिर सोचना है थोड़ा सा तरीके से कि उसके बाद कुछ राय बनाना है। तीसरा ये है कि मैं कभी भी मिलिट्री ऑप्शन पे फेवर नहीं करता हूँ, वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि घाटा अपना भी होता है। ठीक है,
पॉइंट वो नहीं, पॉइंट ये कम से कम हम लोग उसको बताएं तो उनको कि ये तरीका है, हम ये कर सकते हैं, हमें मजबूर मत करो, ठीक है। इतना ये सरकार कुछ करे, उनके साथ बातचीत ही हो, उनके साथ कुछ हो। और इस मामले पे जो हिंदुओं का जो वहाँ पे मैंने सुना कि रोज़ मैं जब भी न्यूज़ सुनता हूँ तो रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, मतलब वैसा जीना दूभर कर दिया है। तो वैसा उस पर कुछ कंट्रोल हो तो उन पर कुछ कार्रवाई करने को कहा जाए। काफ़ी हम्बल वायलेंट नोट पर हम लोग बंद करते हैं। आप लोग देखते रहिए, धन्यवाद।